गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज महा मैराथन रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। तो मित्रों, चलिए शुरू हो जाइए। अपने कमेंट्स को स्टार्ट कर दीजिए मेरे उत्तर देने से पहले, और देखिए आज की श्रृंखला में क्या बेहतर आप करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के निशान के साथ, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए पहले प्रश्न की, जो आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम इस विकल्प में कौन सा है? क्या मुर्दों का टीला उसे कहते हैं, हरिपुरिया कहते हैं, हरियूपिया कहते हैं, या फिर हरिनगर कहते हैं? तो शुरुआत हो चुकी है एएमयू क्लासेस पे। आज के क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम इनमें से कौन सा है? तो शुरू कर दीजिए अपने कमेंट्स, लाइक, शेयर। और चलिए आज के टेस्ट श्रृंखला में देखते हैं किसका होता है बी बेस्ट। तो मित्रों, पहले प्रश्न के उत्तर की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले प्रश्न का उत्तर हमारा जो है वो होगा हरियूपिया। क्या कहते हैं? हरियूपिया कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति के तस्तरीनुमा कान है? क्या प्रश्न है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त इनमें से कौन सी मूर्ति के तस्तरीनुमा, तस्तरी देखा है आपने ना, तस्तरी, उसी तस्तरीनुमा की तरह कान है इसमें से एक मूर्ति के, जो मोहनजोदाड़ो से हमें मिली है? क्या वो दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति है जिसकी तस्तरीनुमा कान है? पुजारी की मूर्ति है जिसकी तस्तरीनुमा कान है? एक बैठी सिर रहित मूर्ति है? या पुरुष के धड़ के नहीं धड़ की मूर्ति? ठीक है, पुरुष के धड़ की मूर्ति। ठीक है, तो तस्तरी नुमा कान मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति के हैं? तो मित्रों, वो हैं पुजारी की मूर्ति के। किसके? पुजारी के मूर्ति के। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन का, किस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है? इसमें से कौन सी मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है? पुजारी की मूर्ति को, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति को, पुरुष के धड़ मूर्ति को, या पुरुष नर्तक को? तो चलिए मित्रों, अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, ड्रॉप करते रहिएगा अपने प्रश्नों के उत्तर को। और आपके प्यारे कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कई बार बड़ा कुल चर्चा वर्चा करने लगते हैं आप लोग। ऐसा होता है जैसे लग रहा है कि आप लोग लड़ रहे हैं। तो ग्रुप लड़ने के लिए नहीं बनाया गया, ग्रुप एक दूसरे से डिस्कशन करने के लिए बनाया गया है। गलत या सही आप लोग उसमें तय कर लेंगे कि हाँ भाई ये गलत नहीं है, ये सही है, ये सही है। उसमें लड़ना नहीं है आप लोग को, ठीक है? तो लड़ना वगैरह मत करिए, लड़ाई की तरह का काम मत करिए, सिर्फ अपना डिस्कशन करिए। ग्रुप का मतलब यही हुआ। और इसका सही जवाब है पुरुष नर्तक को। नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है पुरुष नर्तक को। अगला प्रश्न, बर्तनों पर कांच का ओप चढ़ाने की प्रक्रिया का प्रचलन सबसे पहले मिलता है। कांच का जो ओप चढ़ाया जाता है, मतलब पालिश, इसको कहते हैं पालिश चढ़ता है ना, पालिश, ठीक है? उस पालिश को चढ़ाने की प्रक्रिया का प्रचलन सबसे पहले हमें बर्तनों पर कहाँ मिलता है? सिंधु सभ्यता में, प्रागैतिहासिक में, ऐतिहासिक में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है मित्रों, तो बर्तनों पर कांच का ओप चढ़ाने की प्रक्रिया का प्रचलन हमें मिलता है
सिंधु सभ्यता में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के एक मृत्तिका पात्र के ढक्कन पर एक आलेख में अंकित है। एक मृत्तिका पात्र के ढक्कन पर एक आलेख में अंकित है हड़प्पा सभ्यता के क्या? 2 हाथी, 2 बंदर, 2 हिरण या 2 गैंडा। ठीक है, यानी इसमें से कौन 2 जोड़ी जानवर है जो मृत्तिका पात्र के ढक्कन पर आलेखन में अंकित है हड़प्पा सभ्यता के? तो मित्रों, अगर आपको वीडियो यहाँ तक आते हैं पसंद दिख रही होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और कल कमेंट्स में भी 2 लोगों के बीच यूट्यूब पे डिस्कशन चल रहा था, एक आर्या करके थे कोई, एक और कोई मेल थे जिन्होंने उनका जवाब दिया गुरु के बिना ये वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कमेंट्स चल रहा था। और उनका कहना था कि हर चैनल पे जो है प्रीवियस पेपर वगैरह वगैरह मिल जाता है। मित्र, बिल्कुल मिल जाता है हर चैनल पे बहुत कुछ आप पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि नहीं मिलता है, लेकिन अपनी अपनी शैली होती है एक पढ़ाने की, अपना अपना स्टाइल होता है एक पढ़ने का। तो अगर आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप मत पढ़िए, बाकी लोगों को पढ़ने दीजिए, कोई डिस्कशन करने की उसमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा 2 हिरण। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए, जिनको पता है वो ना पढ़ें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के कुछ कला सामग्री से पता चलता है कि भारत का संबंध रहा है। यानी सिंधु सभ्यता के, प्रश्न को पहले समझिएगा, सिंधु सभ्यता के कुछ कला सामग्रियां जो हैं उनसे हमें पता चलता है कि भारत का जो संबंध रहा वो इनमें से किन देश से रहा। यानी सिंधु सभ्यता की कला सामग्री से ये हमको ज्ञात हुआ कि भारत का इनमें से एक देश से, किसी देश से या सभी देश से, इसमें आप ऑप्शन के अनुसार संबंध रहा कि नहीं रहा ये पता चला हमें। तो क्या मिस्र से देश से संबंध रहा, उस समय की सभ्यता की कला से हमें पता चलता है, या ईरान से, या फिलिस्तीन से, या फिर यह सभी। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए कि सिंधु काल सभ्यता जो था उस समय के कुछ कला सामग्री जो हमारी थी उनसे ये पता चलता है कि भारत का जो संबंध था इनमें से एक किसी देश से था या फिर सभी देश से था। तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा यह सभी। मिस्र, ईरान और फिलिस्तीन, इन सभी देशों से संबंध का पता चलता है सिंधु सभ्यता के उस समय के कुछ कला सामग्रियों से। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, मोहनजोदाड़ो में केवल कितनी मिट्टी की मोहरें मिली हैं? मोहनजोदाड़ो में केवल कितनी मिट्टी की मोहरें मिली हैं? 5 मिट्टी की मोहरें मिली, 3 मिट्टी की मोहरें मिली, 4 या 2? ठीक है, तो चलिए, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला, पूरी कोशिश रही है और हमेशा कोशिश करता रहता हूं मैं कि कुछ अच्छा बेस्ट आपको दूं। और इस कोशिश में मैं कितना कामयाब होता हूं वो आपका प्यारा सा कमेंट्स, लाइक, आपका शेयर, आपकी बातें क्लियर करती है मित्रों हमारे इस प्रश्नों की मेहनत को। और इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 3। केवल मिट्टी की मोहरें मिली मोहनजोदाड़ो में 3। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के कुछ विद्वानों ने ताम्र मुद्राओं को संज्ञा दी। कुछ विद्वानों ने, सिर्फ जो ताम्र मुद्राएं थी उस समय की, सिंधु सभ्यता की जो ताम्र मुद्राएं थीं उस समय की ताम्र मुद्राओं को कुछ विद्वानों ने जो संज्ञा दी वो किस चीज़ की संज्ञा दी, यानी क्या नाम दिया उनका? ताबीज की संज्ञा दी, पूजा स्थल की संज्ञा दी, देवी की संज्ञा दी, या यह सभी? तो चलिए, कमेंट्स का सिलसिला रखिए जारी, लाइक शेयर का सिलसिला रखिए जारी, लड़िए झगड़िए मत ग्रुपों में, चाहे वो व्हाट्सअप का हो, हमारे फेसबुक का हो या यूट्यूब का। प्यार मोहब्बत से पढ़िए, एक दूसरे से क्लियर करके पढ़िए, ना क्लियर हो तो हमसे पूछिए, जिससे इच्छा करे उससे पूछिए, लेकिन क्लियर हो जाइए। ठीक है, अच्छा, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ ग्रुप में मेरे व्हाट्सअप के भोपाल जी हैं, भोपाल नाम है उनका, मेरठ से हैं, और भी कई प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, जिससे कि
और कन्फ्यूजन करता है उनको, सर ये यहाँ दिया है, ये यहाँ दिया है। तो उन सब को क्लियर होने के लिए उस किताब की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले बुक पे जाना पड़ेगा। अपने बुक को उठाइए सभी आप लोग और उसको क्लियर से पढ़िए, खासकर एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ें मानी गई हैं उसको सही मानी गई हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ताबीज की संज्ञा दी थी। ठीक है, उसके अलावा और भी बुक है जो इसमें, हर बुक में थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उसको आप सुधारने के बजाय उस पर जो है बहस करने लगते हैं। आप उसको अपने आप को सुधार लीजिए, आप जान लीजिए कि हाँ मेरा ये नहीं होगा, ये होगा, गलतफहमी हो गई, चाहे जिससे भी हुई, आपसे हुई, किसी से हुई, तो उसको सुधार के सही कर लीजिए, दूसरे को भी बता दीजिए। ठीक है, ये है तरीका पढ़ने का और पढ़ाने का, एजुकेशन में एक दूसरे का हेल्प करने का। तो मोहनजोदाड़ो के किस खिलौने को पक्षी के रूप में दिखाया गया है? मोहनजोदाड़ो के किस खिलौने को पक्षी के रूप में दिखाया गया है? इसमें से झुंझुना को, पहिए से युक्त चिड़िया, सीटियाँ या रथ, ये सभी मोहनजोदाड़ो के मिले खिलौने हैं जो मोहनजोदाड़ो में उत्खनन के बाद मिले। लेकिन हमारा सवाल यहाँ ये नहीं है कि ये जो मिले, हमारा सवाल यहाँ ये है कि इसमें से कौन सा वो खिलौना है जिसे पक्षी के रूप में भी दिखाया गया है। तो मोहनजोदाड़ो में मित्रों जो सीटियाँ हैं उसको पक्षी के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के चित्रमय लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है? जो चित्रमय लिपि है सिंधु सभ्यता की, उसमें कितने चिन्हों का यूज़ किया गया, प्रयोग किया गया? 300 चिन्हों का, 350 चिन्हों का, 376 चिन्हों का या 396 चिन्हों का? तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्रमय लिपि थी, ये आपके स्क्रीन पे भी प्रश्न में दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो लिपि थी वो चित्र लिखी हुई भी थी और चित्र भी थी, इसलिए उसको चित्रमय लिपि कहा गया, जिसको आज तक अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं ठीक से कि वो क्या लिखा हुआ है चित्रमय के साथ साथ। ठीक है, तो उसमें जो चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो हुआ है मित्रों 396 चिन्हों का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, आपके स्क्रीन का अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा स्तूप पूर्व मौर्यकालीन कला का अवशेष है? ध्यान से देखिएगा, पूर्व मौर्यकालीन कला का अवशेष मतलब मौर्यकालीन से पहले का अवशेष कह रहा है, क्योंकि मौर्यकालीन के पहले पूर्व मौर्यकालीन में भी काफ़ी स्तूपों के साक्ष्य हमें मिले हैं, लेकिन यहाँ वही बात कह रहा है कि कौन सा इसमें है जो पूर्व मौर्यकालीन का स्तूप है। ठीक है, सांची का विशाल स्तूप है, या फिर घोषित राम का स्तूप, या फिर सारनाथ का धर्मराज का स्तूप, या फिर तक्षशिला का धर्मराज का स्तूप। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। तो पूर्व मौर्यकालीन कला के अवशेष का जो स्तूप है वो है मित्रों आपका घोषित राम का स्तूप, जो कि पूर्व मौर्यकालीन कला के समय का ये स्तूप है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर भारत के कौन से स्थान पर पत्थर की गोल चकरियां मिली? उत्तर भारत के कौन से स्थान पर पत्थर की गोल चकरियां मिली? मथुरा, कौशाम्बी, तक्षशिला या यह सभी? तो देखिएगा ध्यान से, 10 प्रश्न के बाद जो आपका टॉपिक है वो चेंज हो गया, मतलब आप मूर्तिकला में भी एंट्री कर चुके हैं, मूर्तिकला में ही कुछ और स्टेप एंट्री कर चुके हैं, मतलब कि मूर्तिकला में ही थोड़ा सा आप हट के पढ़ रहे हैं। तो हर कुछ प्रश्नों के बाद आपको चेंजिंग दिखाई देगा, जिससे कि कई टॉपिक एक साथ कवर करने में आसानी होगा। तो उत्तर भारत में जो पत्थर की गोल चकरियाँ मिली हैं वो यह सभी जगह पे मिली हैं, मथुरा, कौशाम्बी, तक्षशिला। अगला प्रश्न देखिए, किस स्तूप से प्राप्त लेख के आधार पर अस्थि कलश में स्वयं बुद्ध की अस्थियां मानी गई हैं? मतलब जो अस्थि कलश उस समय मिला है
उसमें स्वयं बुद्ध की जो है मूर्तियां मानी गई हैं। अस्थि कलश जो मिला उसमें स्वयं बुद्ध की अस्थियां मानी गई, यानी उस समय जब उसको उस अस्थियों को, उस कलश की अस्थियों को उत्खनन के द्वारा पाया गया, तो जिनके देखरेख में हुआ उनका ये मानना था कि ये स्वयं जो है बुद्ध की ही अस्थियां हैं। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि कौन से स्तूप के लेख के आधार पे, घोषितराम स्तूप के लेख के आधार पे, सांची का स्तूप, पिपरहवा का स्तूप, या यह सभी। ठीक है, तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा पिपरहवा का स्तूप। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से तब हट जाइए, अब मेरे ख्याल से वो सिद्धार्थनगर के जोन में आ जाता है। ठीक है, पहले बस्ती में था, लेकिन बस्ती से थोड़ा हट के शायद सिद्धार्थनगर के एरिया में वो आ गया है। पिपरहवा का स्तूप उत्तर प्रदेश के, यहीं के प्राप्त लेखों के आधार पे जो अस्थि कलश वहाँ हमें मिले हैं उससे प्राप्त होता है कि ये स्वयं बुद्ध की अस्थियां मानी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, मानी गई हैं ये कहा गया है, 100% कन्फर्म नहीं कहा गया, याद रखिएगा। कहाँ के अभिलेख से यह सिद्ध हो गया कि भारत में ब्रह्मी लिपि का उद्भव संभवतः मौर्य काल से हुआ था। मतलब इसमें से कहाँ के अभिलेख से यह सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया कि भारत में ब्रह्मी लिपि का जो उद्भव है वो मौर्य काल से हुआ था। संभवतः, संभवतः मतलब उम्मीद की गई है, उम्मीद, आशा की गई है, विश्वास किया गया है, माना गया है। ठीक है, कि इनमें से एक अभिलेखों से जो है भारत की ब्रह्मी लिपि का जो उद्भव हुआ है वो मौर्य काल से हुआ है। वैशाली के अभिलेखों से, रामग्राम के अभिलेखों से, कुशीनगर के अभिलेख से, या कपिलवस्तु के अभिलेख से। कहाँ के अभिलेख से ब्रह्मी लिपि के उद्भव का मौर्य काल से हुआ माना जाता है, यानी भारत में ब्रह्मी लिपि का उद्भव मौर्य काल माना गया। तो मित्रों कपिलवस्तु के अभिलेख से ये माना गया है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने मौर्य काल में प्रयोग किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो अशोक थे उन्होंने मौर्य काल में जो प्रयोग किया था, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, चूँकि अशोक जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, मतलब कि बिंदुसार के बेटे थे ये। ठीक है, अशोक, और अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए जो इस्तेमाल किया बौद्ध धर्म का वो ताड़पत्रों का इस्तेमाल किया। यानी कौन सा दौर चला था, मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही साम्राज्य की स्थापना हुई मौर्य काल की। ठीक है, या प्रस्तर का प्रयोग किया उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए, या मूर्तियों का, या यह सभी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा प्रस्तर का। किसका यूज किया, प्रस्तर के माध्यम का इस्तेमाल किया अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अगला प्रश्न है स्क्रीन का, मौर्यकालीन वास्तुकला का उदाहरण नहीं है एग्जाम्पल मौर्यकालीन वास्तुकला का। बाघ की गुफाएं, नागार्जुन की गुफाएं, ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप, या फिर अशोक की शिला स्तंभ। इन विकल्पों में से कौन सा उदाहरण नहीं माना गया है मौर्य वास्तुकला का, यानी मौर्य के स्थापत्य कला का उदाहरण, वास्तुकला का उदाहरण नहीं है कौन सा। तो चलिए ड्रॉप करते रहिएगा फटाफट कमेंट्स, और चैनल पे प्यार मोहब्बत बना के रखिए मित्रों, एक दूसरे से शेयर करिए, ज्ञान बांटिए, लीजिए, लड़िए मत। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है बाघ की गुफाएं। नहीं है पूछ रहा है, मौर्यकालीन वास्तुकला का उदाहरण नहीं है बाघ की गुफाएं, क्योंकि बाघ की गुफाएं जो है वो गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। किस काल का, गुप्त काल का, और ये है मौर्य काल, तो इसलिए ये नहीं होंगी। नागार्जुन की गुफाएं और बारबरा की पहाड़ियाँ वो हैं ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप, इन्हीं के कला की वास्तुकला है, और अशोक के शिला स्तंभ इन्हीं के दौर में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि
बराबर की पहाड़ियों की कितनी गुफाओं में मौर्यकालीन मूर्तिकला के सुंदर नमूना मिलते हैं या सुंदर नमूने मिलते हैं? बराबर की पहाड़ियाँ, नागार्जुन और बराबर की पहाड़ियाँ दो हैं। यहाँ सिर्फ बराबर की पहाड़ियों की बात कर रहा है कि बराबर की पहाड़ियों की कितनी गुफाओं में मौर्यकालीन मूर्तिकला के सुंदर नमूने मिलते हैं? 4 गुफाओं में, 3 गुफाओं में, 5 गुफाओं में या फिर मित्रों 2 गुफाओं में? चलिए फटाफट कमेंट्स करिए और दीजिए आप आज के टेस्ट श्रृंखला का सुपर बेस्ट। और सुपर बेस्ट वही देता है जो पढ़ाई के साथ साथ बुक और सेल्फ स्टडी को स्टडी कर रहा होगा। जैसे कि बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने देखा है अभी तक 2-4 लोगों का बहुत बेहतरीन चल रहा है और मुझे पूरी आशा है कि वो लोग आने वाले कला के टीचर में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका रिस्पांस बहुत तगड़ा चल रहा है। वो डेली पढ़ते हैं, बीच में छोड़ते नहीं हैं, कमेंट्स के जरिए ही पता चलता है। और इसका सही जवाब है 2 गुफाओं में। बाकी लोग भी हैं, वो भी कंपटीशन में रहेंगे, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट बन रही है उस हिसाब से आपको तैयारी पूरे 100% लेके चलना है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, चीनी यात्री फायान ने अशोक के कितने शिलालेखों का उल्लेख किया था? ठीक है, यानी उनके समय में फायान जो है चीनी यात्री था, जो मौर्य काल के समय में भारत आया था। भारत भ्रमण पे फायान आए थे, चीनी यात्री थे। और अशोक के कितने शिलालेखों का उन्होंने उल्लेख किया था अपनी बुक में? अशोक के कितने शिलालेखों का उन्होंने उल्लेख किया था? 15, 10, 6 या 4? ठीक है, तो चलिए फटाफट बोलते जाइए अपने आंसरों को। सही जवाब है इसका 6 शिलालेखों का उन्होंने उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, सारनाथ स्थापित पशु आकृतियों में सिंह जो है वो किस दिशा को दर्शाता है? सारनाथ स्थापित यानी सारनाथ स्तंभ में जो पशु आकृतियां बनी हैं उसमें सिंह की भी आकृतियां बनी हैं। सिंह है, गज है, अश्व है, ठीक है, 4 हैं उसमें। तो उस 4 में से सिंह भी है और वो सभी जानवर अलग अलग दिशाओं को दर्शाते हैं। तो पूछ रहा है कि सिंह जो है वो किस दिशा को दिखाता है? सारनाथ की बनी जो स्तंभ आकृतियां हैं पशु की, उसमें सिंह किस दिशा को दिखाता है? पूर्व दिशा को, उत्तर दिशा को, दक्षिण दिशा को या पश्चिम दिशा को? तो मित्रों वो दिखाता है उत्तर दिशा को। आगे बढ़ते हैं। भारत में मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियां प्रमुख रूप से नहीं प्राप्त हुई। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारत में मौर्यकालीन यानी भारत में मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियां प्रमुख रूप से नहीं प्राप्त हुई हैं। कहाँ पे? प्रमुख रूप से कह रहा है। वैसे तो अनेकों कलाकृतियां प्राप्त जो है बनी है मौर्य काल में, लेकिन यहाँ अनेकों की बात नहीं कर रहा है। प्रमुख रूप से कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ हमें भारत के मौर्यकालीन कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, प्रस्तर कलाकृतियाँ। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उनमें से कौन नहीं है जगह। क्या आंध्र प्रदेश नहीं है जहाँ प्राप्त नहीं हुई? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या बोध गया? तो मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियाँ प्रमुख रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई हैं आंध्र प्रदेश में। प्रमुख रूप से याद रखिएगा, अनेकों प्राप्त हुई हैं, हो सकता है उस अनेकों में आंध्र प्रदेश भी हो, लेकिन यहाँ प्रमुख रूप से, पॉइंट है प्रमुख रूप से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में हिमालय, भारतीय कला में हिमालय नामक पुस्तक के राइटर कौन है? ओशी गांगुली, एम एस रांधवा, ए बी हैवेल
मुल्कराज आनंद। मैंने पहले ही कहा है कि धीरे धीरे आपकी टॉपिक में चेंजिंग दिखाई देने लगेगा। हर थोड़ी देर पे आपको अपने प्रश्न में चेंजिंग नज़र आएगा, और यही तरीका है मिक्स पढ़ने का, तैयारी करने का। तो भारतीय कला में हिमालय, ये पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक को लिखा था E.B. हैवल साहब ने। ठीक है, अगला प्रश्न, कवि कंकड़ नामक चित्र श्रृंखला की रचना की। कवि कंकड़ नामक चित्र श्रृंखला की रचना यामिनी रंजन राय ने की, नंदलाल बोस ने की, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने की, या फिर अवनींद्र नाथ टैगोर ने की। यामिनी रंजन राय, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर या अवनींद्र नाथ टैगोर। यानी इस चित्र श्रृंखला को किसने बनाया, जिसका नाम है कवि कंकड़, तो इसको बनाया है अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, अपने विचित्रा क्लब द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय का कार्य किया। विचित्रा क्लब द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय का कार्य किस कलाकार ने किया। यानी उनका क्लब था जिसका नाम था विचित्रा क्लब, उन्होंने उस क्लब को बनाया था और उस क्लब में उन्होंने खुद ही अभिनय किया नाटकों का। क्या वो अवनींद्र नाथ टैगोर थे, शारदा चरण उकील, M.F. हुसैन या जे स्वामीनाथन। तो थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में, जहन में ध्यान भटका नहीं होगा, तो कुछ रिलेटेड प्रश्न मैंने घुमा के पढ़ाए हैं, उसी से रिलेटेड ये भी है, और इसका सही जवाब है अवनींद्र नाथ टैगोर ने वो अभिनय किया था। ठीक है, और अभिनय भी किया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक पे, जिसका नाम था डाकघर और फाल्गुन। ये दो नाटक रविन्द्रनाथ टैगोर के थे, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के थे, जिसमें नाटक में अभिनेता के रूप में कार्य किया था अवनींद्र नाथ ने। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्रों को अल्लामा इकबाल को तोहफे के रूप में दिया गया। अल्लामा इकबाल, जो कि एक बहुत ही मशहूर उर्दू शायर थे, मिर्ज़ा गालिब की तरह, उनके ही दौर में थे, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब जब कोई शायरी किया करते थे तो उसका जो है जवाब अल्लामा इकबाल दिया करते थे शायरी के ही माध्यम से। तो यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से एक चित्रकार थे जिनके चित्रों को तोहफे के रूप में दे दिया गया अल्लामा इकबाल को। क्या वो मुकुल चंद्र डे थे, अब्दुल रहमान चुगताई, सतीश गुजराल या फिर M.F. हुसैन। किनके चित्र थे जो अल्लामा इकबाल को तोहफे के रूप में दिया गया। तो मित्रों, वो थे अब्दुल रहमान जुगताई साहब, इन्हीं के चित्र थे। अगला प्रश्न है, निकोलस रोरिक की तरह टैलेंटेड कलरिस्ट कहलाते थे। टैलेंटेड कलरिस्ट के रूप में, यानी टैलेंटेड कलरिस्ट कहे जाते थे निकोलस रोरिक की तरह। कलाकार निकोलस रोरिक की तरह टैलेंटेड कलरिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी कहलाते थे, शैलेंद्र नाथ डे, मुकुल चंद्र डे या बीरेश्वर सेन। तो चलिए, कमेंट्स रखिए जारी, लाइक रखिए जारी, शेयर रखिए जारी, और बताइए कि आज की प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी फाइनल सबमिट से पहले। सही जवाब बीरेश्वर सेन, टैलेंटेड कलरिस्ट कहलाते थे निकोलस रोरिक की तरह बीरेश्वर सेन। अगला प्रश्न, किसने कहा है जैसे बच्चा हो उसे ही सब कोई गोद में ले लेते हैं, ऐसे ही मेरी कला है।
यानी कि उस कलाकार ने कहा है कि जैसे बच्चा होता है उसे सब कोई गोद में ले लेते हैं, मतलब जैसे जो बच्चा होता है छोटा, उसको कोई ना कोई चाहे कितना हो बड़ा हो बच्चे को गोद में लेके जरूर खिलाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरी कला है, यानी उन्होंने खुद अपने लिए ये कोटेशन कहा है। क्या वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, प्राणनाथ मांगो, यामिनी रंजन राय, या फिर गुलाम मोहम्मद शेख? किसने कहा मित्रों? बताइए फटाफट। तो ये कहा है आपके यामिनी रंजन राय साहब ने। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है यामिनी रंजन राय ने घोड़ा गाड़ी किस माध्यम में बनाया? यामिनी रंजन राय ने घोड़ा गाड़ी किस माध्यम में बनाया? ठीक है, क्या सफेद, यह नहीं है, यहाँ देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सफेद स्याह है, यह नहीं है, सफेद स्याह रेखांकन में, वाश माध्यम, टेम्परा माध्यम, या एक्रिलिक माध्यम? ठीक है, तो फटाफट कमेंट्स करिए और आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दूसरे के साथ दशहरा मेले को, त्यौहार को सेलिब्रेट करिए इस नवरात्रि में, और प्यार मोहब्बत बनाए रखिए चैनल और एक दूसरे के साथ, यही मेरी मनोकामना है मित्रों, ऐसे ही बने रहिए। तो यामिनी रंजन राय ने घोड़ा गाड़ी को किस माध्यम में बनाया, ये हमारा सवाल है, और इसका सही जवाब है सफ़ेद स्याह रेखांकन में। यह नहीं था, स्याह था। ठीक है, सफ़ेद स्याह रेखांकन में। रीजन, जब यामिनी रंजन राय को रंगों से में काम करना का मन नहीं लगता था, तो उस समय वो क्या करते थे, सफ़ेद स्याह रेखांकन किया करते थे, और उसी स्याह रेखांकन में उन्होंने घोड़ा गाड़ी बनाया, 3 योद्धा बनाया, और भी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन का कह रहा है अमृता शेरगिल के कितने चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं अमृता शेरगिल के कितने चित्र? 50, 45, 25 या 30? तो चलिए, टीजीटी और पीजीटी की प्रश्नों की श्रृंखला आपकी चल रही है। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा अब, क्योंकि ये त्यौहार ख़त्म होने के बाद पूरी आशा है कि एग्ज़ाम डेट आएगा। और कई दिनों से मेरे ग्रुप में एक फ़ीमेल हैं जो बार बार जो है एचटेट से एलिजिबिलिटी को लेकर बार बार देती हैं, मैंने उनको भेजा भी है। तो अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे व्हाट्सअप कॉल करके क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, सही जवाब है इसका 30। ठीक है, आइए सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आखिरी प्रश्न होगा, फाइनल सबमिट। प्रश्न कह रहा है कि विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कोलकाता में किस सन में हुआ था? कोलकाता में हुआ था विनोद बिहारी मुखर्जी जी का जन्म। ठीक है, यहाँ सवाल है सन कौन सा था, 1902 में, 1904 में, 1908 में, या 1910 में? विनोद बिहारी मुखर्जी जी का जन्म कोलकाता में कौन से साल में हुआ? विनोद बिहारी मुखर्जी जो अंधे थे, जन्म से नहीं बाद में अंधे हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कला के क्षेत्र में जो वर्क किया है वो सराहनीय है। ठीक है, और शांति निकेतन के कलाकार के रूप में काफ़ी मशहूर भी रहे हैं, और इनका सही जवाब है 1904 में इनका जन्म हुआ था। वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए और इस प्रश्न का उत्तर देने दीजिए, फाइनल सबमिट करिए और कमेंट्स में बताइएगा कि कितना सही हुआ आपका। ठीक है, प्रश्न कह रहा है अजमेर शैली में बना राजा पाबू जी का व्यक्ति चित्र किस कलाकार ने बनाया था? अजमेर शैली में बना राजा पाबू जी का व्यक्ति चित्र
इसमें से किस कलाकार ने बनाया था? अल्लाह बख्श ने, राम ने, चाँद ने या नारायण भाटी ने? ये जो सभी कलाकार हैं अजमेर शैली के कलाकार हैं। ये जो सभी कलाकार हैं नाम विकल्प में, ये सब अजमेर शैली के कलाकार हैं, और भी हैं, लेकिन इसमें है एक कलाकार जिन्होंने राजा पाबू जी का व्यक्ति चित्र बनाया अजमेर शैली में, और उस शैली का बेहतरीन एग्जाम्पल है वो, और उनका नाम था चाँद। क्या नाम था? चाँद। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और उसमें बताए गए कुछ नए प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे जोड़िए और जुड़िए एक दूसरे को, और प्यार मोहब्बत से पढ़िए, लड़िए बढ़िए मत, ग्रुप हो या फिर यूट्यूब हो। और चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को। और एक बार फिर से आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।